दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं मैं इस लेक्चर सीरीज इंजीनियरिंग ड्राइंग फॉर ईएसी प्रीलिम्स में। आज की क्लास में क्या पढ़ाऊंगा मैं? आज मैं ऑब्लिक प्रोजेक्शन चैप्टर पर जो प्रीवियस एग्जाम क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करूंगा। प्रीवियस एग्जाम क्वेश्चंस वाला लेक्चर आपको कब देखना चाहिए? ऑब्लिक प्रोजेक्शन चैप्टर की तैयारी शुरू करने के पहले या ऑब्लिक प्रोजेक्शन चैप्टर तैयार करने के बाद? देखिए, मेरा सजेशन ये है कि आप ऑब्लिक प्रोजेक्शन चैप्टर की तैयारी शुरू करने के पहले प्रीवियस एग्जाम क्वेश्चंस वाला लेक्चर देखिए। ऐसा क्यों? देखिए, आपके पास प्रिपरेशन टाइम की बहुत कमी है। पीएसी का सिलेबस बहुत वास्ट है, आपकी ब्रांच के कई सारे सब्जेक्ट्स हैं और जीएस पेपर के भी कई सारे सब्जेक्ट्स हैं। जो लिमिटेड प्रिपरेशन टाइम है उसी को आपको डिफरेंट सब्जेक्ट्स को अलॉट करना पड़ता है उनके मार्क वेटेज के अनुसार। और जो थोड़ा सा प्रिपरेशन टाइम एक सब्जेक्ट के हिस्से में आता है, इंजीनियरिंग ड्राइंग के हिस्से में आता है, उस प्रिपरेशन टाइम को आपको डिवाइड करना पड़ता है इंजीनियरिंग ड्राइंग के डिफरेंट चैप्टर्स के बीच, फिर से मार्क वेटेज के अनुसार। तो अल्टीमेटली होता यह है कि एक पर्टिकुलर चैप्टर के हिस्से में जो प्रिपरेशन टाइम आता है वो बहुत कम आता है, और उतने कम प्रिपरेशन टाइम में उस चैप्टर को फुल डेप्थ में प्रिपेयर करना पॉसिबल नहीं है। और फुल डेप्थ में प्रिपेयर करने की आपको ज़रूरत भी नहीं है, आपको तो एग्ज़ाम के हिसाब से चैप्टर तैयार करना है। आपकी डेप्थ एग्ज़ाम के हिसाब से होना चाहिए, आपके सब टॉपिक्स एग्ज़ाम के हिसाब से होना चाहिए, और आपके जो क्वेश्चंस है वो एग्ज़ाम के हिसाब से होना चाहिए। तो यहाँ जब आप पहले सॉल्व कर लेते हैं एग्ज़ाम क्वेश्चंस, तो आपको उस पर्टिकुलर चैप्टर से किस लेवल के क्वेश्चंस आ रहे हैं इसका ठीक ठाक अंदाज़ा लग जाता है। कौन से सब टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इसका ठीक ठाक अंदाज़ा लग जाता है, और कितनी डेप्थ की रिक्वायरमेंट है इसका ठीक ठाक अंदाज़ा लग जाता है। जब आप चैप्टर की तैयारी करते हैं तो आपकी एनर्जी एग्ज़ाम रेलेवेंट सब टॉपिक्स पे फोकस होती है, एग्ज़ाम रेलेवेंट डेप्थ पे फोकस होती है, एंड दिस रिजल्ट्स इन लॉट ऑफ सेविंग ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो बातें बहुत हो गई, अब मैं सीधे एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन पर चल रहा हूँ। ठीक है, देखिए ये वाला क्वेश्चन EAC 2022 में आया था। क्वेश्चन क्या है? When the receding lines are drawn to full size scale and the projectors inclined at an angle of 30 degree or 45 degree or 60 degree to plane of projection, such oblique projection is known as। क्या पूछा है क्वेश्चन में कि जब रिसीडिंग लाइंस फुल साइज स्केल पर बनती है, मतलब ट्रू लेंथ की बनती है, तो वो कौन सा वाला ऑब्लिक प्रोजेक्शन होता है। और चार ऑप्शंस क्या दिए हैं? कैबिनेट प्रोजेक्शन, वर्टिकल प्रोजेक्शन, कैवेलियर प्रोजेक्शन, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। और करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज कैवेलियर ऑब्लिक प्रोजेक्शन सी। तो आंसर तो मैंने बता दिया। अब इस आंसर पर हम पहुँचे कैसे, ये मैं स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सबसे पहले हम देख लेते कौन कौन सी टेक्निकल टर्म्स इस क्वेश्चन में आई हैं, उन टर्म्स को समझ लेते हैं और फिर हम ऑप्शंस को डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहली टर्म ये है ऑब्लिक प्रोजेक्शन। What is
ऑब्लिक प्रोजेक्शन होता क्या है? ऑब्लिक प्रोजेक्शन, दूसरी टर्म ये है रिसीडिंग लाइंस। ये रिसीडिंग लाइंस का मतलब क्या होता है? तीसरी टर्म है कैवेलियर ऑब्लिक प्रोजेक्शन। व्हाट इज कैवेलियर ऑब्लिक प्रोजेक्शन? चौथी टर्म है कैबिनेट ऑब्लिक प्रोजेक्शन। व्हाट इज कैबिनेट ऑब्लिक प्रोजेक्शन? तो सबसे पहले मैं आपको ऑब्लिक प्रोजेक्शन का कॉन्सेप्ट दे रहा हूं। देखिए, इंजीनियरिंग ड्राइंग में ऑब्जेक्ट का शेप एंड साइज कम्युनिकेट करने के लिए कई प्रकार की प्रोजेक्शन मेथड्स डिफाइन करी गई है। उन्हीं में से एक प्रोजेक्शन मेथड है ऑब्लिक प्रोजेक्शन। ये आपको क्लासिफिकेशन चार्ट दिख रहा है प्रोजेक्शन मेथड्स का। मैं हट जाता हूँ थोड़ा जिससे कि आपको ये पूरा चार्ट दिख सके। और इस क्लासिफिकेशन चार्ट में आपका ऑब्लिक प्रोजेक्शन कहाँ पर है? यहाँ पर, हियर, दिस वन इज द ऑब्लिक प्रोजेक्शन। ओके, तो ऑब्लिक प्रोजेक्शन इज अ टाइप ऑफ प्रोजेक्शन मेथड। और थोड़ा आप चार्ट को गौर से देखें तो प्रोजेक्शन मेथड ब्रॉडली दो कैटेगरीज में सब डिवाइड करी गई है, पैरेलल प्रोजेक्शन और पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन। तो ऑब्लिक प्रोजेक्शन कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ पैरेलल प्रोजेक्शन। ठीक है, तो मैं ऑब्लिक प्रोजेक्शन डिफाइन कर रहा हूं। आई एम नाउ डिफाइनिंग व्हाट इज ऑब्लिक प्रोजेक्शन। जब किसी सॉलिड का आपको ऑब्लिक प्रोजेक्शन लेना है किसी प्रोजेक्शन प्लेन पर, तो आप सॉलिड के कॉर्नर पॉइंट्स से ऑब्लिक प्रोजेक्टर्स ड्रॉप करेंगे प्रोजेक्शन प्लेन पर, और ये प्रोजेक्टर्स एक दूसरे के पैरेलल रहेंगे। म्यूचुअली पैरेलल ऑब्लिक प्रोजेक्टर्स और प्रोजेक्शन प्लेन के इंटरसेक्शन पॉइंट्स को आप प्रॉपर सीक्वेंस में ज्वाइन करेंगे तो आपको ऑब्लिक प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड मिलेगा। ये मैं इस डायग्राम से आपको एक बार और ऑब्लिक प्रोजेक्शन का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर रहा हूं। देखिए, ये रहा आपका सॉलिड मॉडल, क्यूब विथ अ सिलिंड्रिकल होल। ओके, और इस क्यूब का ऑब्लिक प्रोजेक्शन चाहते हैं आप इस प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन पर। ओके, यू वांट ऑब्लिक प्रोजेक्शन ऑफ दिस क्यूब ऑन दिस प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन। ठीक है, तो आप क्या करते हैं, ये क्यूब के कॉर्नर पॉइंट से आप ये प्रोजेक्टर्स ड्रॉप कर रहे हैं। ये देखिए B1 है, इससे ये प्रोजेक्टर गया और ये जाकर प्रोजेक्शन प्लेन से यहाँ टकराया B1 पे। इस क्यूब के कॉर्नर पॉइंट से आप प्रोजेक्टर्स ड्रॉप कर रहे हैं प्रोजेक्शन प्लेन पर एट एन एंगल, हाउ मच? एट एन एंगल थीटा। इसी तरीके के प्रोजेक्टर्स आप सारे क्यूब के सारे 8 कॉर्नर पॉइंट से ड्रॉप करेंगे और प्रोजेक्टर और प्रोजेक्शन प्लेन के इंटरसेक्शन पॉइंट्स को आप प्रॉपर सीक्वेंस में ज्वाइन कर देंगे। तो ये जो मिला है आपको, दिस इज द ऑब्लिक प्रोजेक्शन ऑफ द क्यूब। ठीक है, मैं थोड़ा सा इस मॉडल को मोशन देता हूं तो ऑब्लिक प्रोजेक्शन का कॉन्सेप्ट आपको और अच्छे से क्लियर होगा। देखिए, ये मॉडल है और इससे ये ऑब्लिक प्रोजेक्टर्स जा रहे हैं ऑब्लिक टू प्रोजेक्शन प्लेन एट एंगल थीटा। ये जो डायग्राम है ये तो वैसे ही ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन यहाँ बना के रखा है जिससे कि आपको ऑर्थोग्राफिक और ऑब्लिक का फर्क दिखे तो ऑब्लिक और अच्छे से समझ आ जाए। ऑब्लिक प्रोजेक्शन में जितने भी ऑब्लिक प्रोजेक्टर्स जा रहे हैं
ये सारे एक दूसरे के पैरेलल है और ये ऑब्लिक प्रोजेक्टर्स प्रोजेक्शन प्लेन से इंक्लाइंड है एट एन एंगल थीटा, और इन ऑब्लिक प्रोजेक्टर्स के और प्रोजेक्शन प्लेन के इंटरसेक्शन पॉइंट्स को आपने प्रॉपर सीक्वेंस में जोड़ा, तो ये जो आपको मिला है डायग्राम, दिस इज द ऑब्लिक प्रोजेक्शन ऑफ द क्यूब। ठीक है, मेरे ख्याल से ऑब्लिक प्रोजेक्शन वर्ड आपको अच्छे से क्लियर हो गया। और अगला वर्ड हमें क्या समझना है, नेक्स्ट वर्ड दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज रिसीडिंग लाइंस। रिसीडिंग लाइंस क्या होती है मैं डिफाइन कर रहा हूं। सॉलिड मॉडल की जो लाइन प्रोजेक्शन प्लेन के परपेंडिकुलर होती है उनका जो ऑब्लिक प्रोजेक्शन होता है वो रिसीडिंग लाइंस कहलाता है। देखिए, इस 3D मॉडलिंग के द्वारा आपको रिसीडिंग लाइंस का कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं। ये जो B1 लाइन है सॉलिड मॉडल की, ये कितना एंगल बना रही है प्रोजेक्शन प्लेन से? इट इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विद द प्रोजेक्शन प्लेन। ठीक है, और इस B1 लाइन का ऑब्लिक प्रोजेक्शन कहां है? ये B1 का प्रोजेक्शन यहां पर आया, B का प्रोजेक्शन यहां पर आया एट दिस पॉइंट। तो ये जो B1 आया है, B1 लाइन का जो ऑब्लिक प्रोजेक्शन आया है, इसे हम क्या कहते हैं? इसे रिसीडिंग लाइन कहते हैं। ठीक है, उसी तरह ये जो A1 लाइन है ये भी परपेंडिकुलर टू प्रोजेक्शन प्लेन है, और इसका ये जो ऑब्लिक प्रोजेक्शन आया है, दिस इज कॉल्ड द रिसीडिंग लाइन। उसी तरह D1 लाइन इधर से दिख तो नहीं रही, पर ये D1 का ऑब्लिक प्रोजेक्शन आपको दिख रहा है, और दिस इज द रिसीडिंग लाइन। ठीक है, तो रिसीडिंग लाइन का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया आपको। मैं एक बार इस मॉडल को मोशन देके भी रिसीडिंग लाइन क्या होती है ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करता। गौर से देखिएगा। देखिए, ये A1 लाइन, B1 लाइन, D1 लाइन, ये सब प्रोजेक्शन प्लेन से 90 डिग्री का एंगल बना रही है, और प्रोजेक्शन प्लेन से जो लाइनें 90 डिग्री का एंगल बनाती है उनका ऑब्लिक प्रोजेक्शन कहलाता है रिसीडिंग लाइंस। तो ये जो D1 है, A1 है, B1 है, दीज आर कॉल्ड द रिसीडिंग लाइंस। ठीक है, अगला कौन सा शब्द अपने को समझना है? व्हाट इज द नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट टर्म that you want to understand? You want to understand the meaning of Cavalier oblique projection. यदि आप क्लासिफिकेशन चार्ट को देखें ध्यान से, तो ऑब्लिक प्रोजेक्शन दो टाइप के डिफाइंड है लिटरेचर में। एक है कैवेलियर ऑब्लिक प्रोजेक्शन और दूसरा है कैबिनेट ऑब्लिक प्रोजेक्शन। तो मैं अभी आपको कैवेलियर ऑब्लिक प्रोजेक्शन एक्सप्लेन कर रहा हूं। देखिए, कैवेलियर ऑब्लिक प्रोजेक्शन में जो स्पेशल फीचर है वो ये कि ऑब्लिक प्रोजेक्टर्स और प्रोजेक्शन प्लेन के बीच का एंगल 45 डिग्री होता है, और उसका इफेक्ट ये होता है कि रिसीडिंग लाइंस की लेंथ ट्रू लेंथ ऑफ लाइंस के बराबर हो जाती। देखिए, इस 3D मॉडल की हेल्प से मैं आपको कैवेलियर ऑब्लिक प्रोजेक्शन का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करता हूं। वही आपका ये सॉलिड मॉडल है और ये ऑब्लिक प्रोजेक्शन है,
और इस बार आप देखिए, गौर से देखिए, ये प्रोजेक्टर जो है ये कितना एंगल बना रहे हैं प्रोजेक्शन प्लेन से। द एंगल बिटवीन प्रोजेक्टर एंड प्रोजेक्शन प्लेन इन दिस केस इज 45 डिग्री, और इसलिए ये जो ऑब्लिक प्रोजेक्शन मिल रहा है ये कहलाता है कैवेलियर ऑब्लिक प्रोजेक्शन। अच्छा, 45 डिग्री एंगल का इफेक्ट क्या आता है प्रोजेक्शन के शेप एंड साइज पर? इधर देखिए, इस राइट एंगल ट्रायंगल को ध्यान से देखिए, B1 B1 B डैश को। दिस एंगल इज 90 डिग्री और ये वाला एंगल तो 45 डिग्री होगा, क्योंकि कैवेलियर ऑब्लिक प्रोजेक्शन में प्रोजेक्टर्स और प्रोजेक्शन प्लेन के बीच का एंगल 45 डिग्री होता है, तो नेचुरली ये वाला एंगल भी 45 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, इस राइट एंगल ट्रायंगल में इस साइड को आप कह सकते हैं परपेंडिकुलर, ओके, और इस साइड को आप कह सकते हैं बेस, ओके। तो डेफिनेटली परपेंडिकुलर विल बी इक्वल टू बेस बिकॉज एंगल इज 45 डिग्री। और थोड़ा सा आप सोचे तो आप ये भी सोच पाएंगे कि ये जो BB1 लाइन है और ये जो BB1 लाइन है, इन दोनों की लेंथ बराबर रहेगी, क्योंकि कैवेलियर ऑब्लिक प्रोजेक्शन में प्रोजेक्टर्स आर इंक्लाइंड एट 45 डिग्री टू द प्रोजेक्शन प्लेन। तो ये क्या है, लेंथ ऑफ रिसीडिंग लाइन, यहां लिखा भी हुआ है रिसीडिंग लाइन्स इक्वल टू ट्रू लेंथ, है ना। तो कैवेलियर ऑब्लिक प्रोजेक्शन में रिसीडिंग लाइन्स की लेंथ ट्रू लेंथ के बराबर रहेगी। थोड़ा सा इस मॉडल को मैं मोशन दे रहा हूं जिससे कि आपको अच्छे से समझ आ सके 45 डिग्री का एंगल, ओके। ये देखिए, कैवेलियर ऑब्लिक प्रोजेक्शन के लिए 3D अरेंजमेंट है। ये ऑब्लिक प्रोजेक्टर्स जा रहे हैं एट एंगल ऑफ 45 डिग्री टू प्रोजेक्शन प्लेन, और ये जो आपको मिल रहा है दिस इज द कैवेलियर ऑब्लिक प्रोजेक्शन ऑफ द सॉलिड मॉडल। ठीक है, अच्छे से विजुअलाइज हो गया। कैवेलियर ऑब्लिक प्रोजेक्शन में ऑब्लिक प्रोजेक्टर्स किस प्रकार से 45 डिग्री का एंगल बनाते हैं विद द प्रोजेक्शन प्लेन। ठीक है, तो आपके क्वेश्चन का आंसर क्या है? आपके क्वेश्चन में पूछा क्या है, when receding lines are drawn to full size scale then what type of oblique projection it is। और अभी आपने देखा कि कैवेलियर ऑब्लिक प्रोजेक्शन में रिसीडिंग लाइंस ट्रू लेंथ की होती है, रिसीडिंग लाइंस फुल साइज स्केल पर बनती है। तो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज कैवेलियर ऑब्लिक प्रोजेक्शन। अच्छा, कैवेलियर ऑब्लिक प्रोजेक्शन बनने पर दिखता कैसा है? अभी आपने 3D में देखा, अब मैं आपको 2D में दिखाता हूं। ये देखिए, ये तो है आपका क्यूब का ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन प्लेन पर, ये वाला, ये क्यूब से प्रोजेक्टर्स गए परपेंडिकुलर टू प्रोजेक्शन प्लेन, और इसलिए ये जो प्रोजेक्शन मिला है ये ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन है। ऊपर से आप देखते हैं
तो ऐसा दिखता है, ठीक है। और ये बना हुआ है यहाँ पे कैवेलियर ऑब्लिक प्रोजेक्शन ऑफ द क्यूब। यदि आप ध्यान से देखें तो यहाँ 3 कैवेलियर ऑब्लिक प्रोजेक्शन बनाए हैं। एक में जो रिसीडिंग लाइंस है वो ये जो रिसीडिंग लाइंस है ये हॉरिजॉन्टल से थर्टी डिग्री का एंगल बना रही है, ठीक है। इस वाले कैवेलियर ऑब्लिक प्रोजेक्शन में रिसीडिंग लाइंस हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री का एंगल बना रही है, और इस वाले कैवेलियर ऑब्लिक प्रोजेक्शन में हॉरिजॉन्टल से रिसीडिंग लाइंस 60 डिग्री का एंगल बना रही है। ये रिसीडिंग लाइंस का एंगल हॉरिजॉन्टल से 3D में कैसा दिखता है, देखिए ये एंगल दिख रहा है आपको फाई, और ये वाली लाइन जब को हम हॉरिजॉन्टल बोल रहे हैं तो ये फाई एंगल है रिसीडिंग लाइंस का हॉरिजॉन्टल से। और जो कॉमन प्रैक्टिस है वो ये कि हम फाई की वैल्यू या तो 30 डिग्री लेते हैं या 45 डिग्री लेते हैं या 60 डिग्री लेते हैं। अच्छा, थोड़ा गौर से देखिए, ये ट्रू लेंथ है क्यूब की कोई भी साइड की, और क्यूब में तो सारी 12 एजेस बराबर लेंथ की रहती है, तो सारी क्यूब की सारी एजेस की लेंथ इतनी ही होगी। और ये देखिए ये कैवेलियर ऑब्लिक प्रोजेक्शन जो बना है इसमें रिसीडिंग लाइन की जो लेंथ है वो ट्रू लेंथ के बराबर बनी है। ये 30 डिग्री वाला कैवेलियर प्रोजेक्शन, ये 45 डिग्री वाला कैवेलियर प्रोजेक्शन, और ये कैवेलियर प्रोजेक्शन में रिसीडिंग लाइंस का हॉरिजॉन्टल से एंगल 60 डिग्री है और रिसीडिंग लाइंस की लेंथ ट्रू लेंथ के बराबर होती है कैवेलियर ऑब्लिक प्रोजेक्शन में। यहाँ पे थोड़ा सा मैं क्वेश्चन में करेक्शन करना चाहूँगा। देखिए मैं क्वेश्चन पर चल रहा हूँ। क्वेश्चन क्या था? When the receding lines are drawn to full size scale and the projectors inclined at 30 degree, 45 degree or 60 degree to plane of projection, such oblique projection is known as। देखिए प्रोजेक्टर्स जो है कैवेलियर ऑब्लिक प्रोजेक्शन में प्रोजेक्टर्स का प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन से एंगल तो फिक्स है 45 डिग्री। ये 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री रिसीडिंग लाइंस को अपन हॉरिजॉन्टल से इंक्लाइन करते हैं, तो ये प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन वर्ड गलत है, इसकी जगह वर्ड होना चाहिए हॉरिजॉन्टल। ओके, देखिए ये रिसीडिंग लाइंस 30 डिग्री टू हॉरिजॉन्टल, ये रिसीडिंग लाइंस 45 डिग्री टू हॉरिजॉन्टल, ये रिसीडिंग लाइंस 60 डिग्री टू हॉरिजॉन्टल। अच्छा, एक और बात आप नोटिस करिए, इस कैवेलियर ऑब्लिक प्रोजेक्शन में कि ये आपको क्यूब जैसा दिख रहा है क्या? क्यूब ऐसा होता है या ये आपको स्क्वायर प्रिज्म जैसा दिख रहा है? स्क्वायर प्रिज्म ऐसा होता है, लेंथ ज्यादा रहती है। तो आप नोटिस कर रहे हैं कि कैवेलियर ऑब्लिक प्रोजेक्शन जो है वो उसमें डिस्टॉर्शन है। क्यूब जो है क्यूब जैसा नहीं दिख रहा है, क्यूब एक थोड़ा सा लेंथन्ड स्क्वायर प्रिज्म टाइप का दिख रहा है। तो यहीं पे कॉन्सेप्ट आता है कैबिनेट ऑब्लिक प्रोजेक्शन का। कैबिनेट ऑब्लिक प्रोजेक्शन में हम डिस्टॉर्शन रिड्यूस करते हैं बाय फोरशॉर्टनिंग द रिसीडिंग लाइंस
कैबिनेट प्रोजेक्शन में रिसीडिंग लाइंस हाफ द ट्रू लेंथ होती है। देखिए कैबिनेट प्रोजेक्शन शब्द हमें वैसे भी समझना है, क्वेश्चन में ये कैबिनेट प्रोजेक्शन शब्द है, तो मैं कैबिनेट प्रोजेक्शन वर्ड, कैबिनेट ऑब्लिक प्रोजेक्शन वर्ड आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। आई डिफाइन कैबिनेट ऑब्लिक प्रोजेक्शन, वो ऑब्लिक प्रोजेक्शन जिसमें ऑब्लिक प्रोजेक्टर्स 63.43 डिग्री इंक्लाइन होते हैं प्रोजेक्शन प्लेन से, वो कहलाता है कैबिनेट ऑब्लिक प्रोजेक्शन। और जब प्रोजेक्टर 63.43 डिग्री इंक्लाइन होते हैं प्रोजेक्शन प्लेन से, तो रिसीडिंग लाइंस की लेंथ ट्रू लेंथ की ठीक आधी हो जाती है। देखिए मैं एक डायग्राम से आपको कैबिनेट ऑब्लिक प्रोजेक्शन समझाता हूं। दिस 3D diagram I will use to explain the cabinet oblique projection। इसमें आप विशेषता क्या देख रहे हैं इस डायग्राम में कि ये जो प्रोजेक्टर है बी से जो जा रहा है, ठीक है, बी से बी तक, ओके, ये प्रोजेक्टर कितना इंक्लाइन है प्रोजेक्शन प्लेन से? ये प्रोजेक्टर प्रोजेक्शन प्लेन से 63.43 डिग्री इंक्लाइन है। और 63.43 डिग्री प्रोजेक्टर इंक्लाइन है प्रोजेक्शन प्लेन से, तो उसका इफेक्ट क्या आ रहा है लेंथ ऑफ रिसीडिंग लाइंस पर? आप इस राइट एंगल ट्रायंगल को थोड़ा ध्यान से देखें। दिस एंगल इज 90 डिग्री, this angle is 63.43 degree, this is the perpendicular and this is the base, ठीक है। तो base and this is the hypotenuse, ओके। तो tan थीटा लगाइए आप, tan 63.43 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। तो बेस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय tan 63.43 डिग्री। और जब आप tan 63.43 डिग्री की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेटर से, तो वो कितनी आएगी? 2 आएगी। देखिए मैं कैलकुलेट कर भी देता हूँ। tan 63.43 डिग्री की वैल्यू कैलकुलेटर से 63.43, इसका tan लेना है ना, ये इधर गए और ये tan प्रेस किया, कितना आया ये? 1.999, इट इज 2, ओके। तो आप लिख सकते हैं बेस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय tan 63.43 डिग्री परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय 2। तो जब आप ऑब्लिक प्रोजेक्टर्स का एंगल प्रोजेक्शन प्लेन से 63.43 डिग्री लेते हैं, तो जो परपेंडिकुलर लाइन से उनका जो प्रोजेक्शन आता है प्रोजेक्शन प्लेन पे, वो ठीक आधी लेंथ का आता है। और थोड़ा सा आप सोचे तो आप सोच पाएंगे कि ये जो BB1 है ऑब्लिक, ये जो BB1 है कैबिनेट ऑब्लिक प्रोजेक्शन की, इसकी लंबाई BB1 की ट्रू लेंथ की ठीक आधी रहेगी। कैबिनेट ऑब्लिक प्रोजेक्शन अच्छे से समझ आ सके आपको, उसके लिए एक बार इस मॉडल को मैं थोड़ा सा मोशन दे देता हूं। ये देखिए कैबिनेट ऑब्लिक प्रोजेक्शन है, तो ऑब्लिक प्रोजेक्टर 63.43 डिग्री पर जाएंगे और रिसीडिंग लाइंस की लेंथ 0.5 इंटू ट्रू लेंथ रहेगी। ये है कैबिनेट ऑब्लिक प्रोजेक्शन बना हुआ।
और ये ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन यहाँ पे बना हुआ है जिससे कि एक कंपैरिजन होती रहे, तो आपको कैबिनेट ऑब्लिक प्रोजेक्शन और अच्छे से समझ आ जाएगा। ओके, अच्छे से समझ आ गई ये बात। कैबिनेट ऑब्लिक प्रोजेक्शन में रिसीडिंग लाइंस की लंबाई हाफ द ट्रू लेंथ होती है, क्योंकि प्रोजेक्टर्स और प्रोजेक्शन प्लेन के बीच का एंगल 63.43 डिग्री होता है। वो आगे के डेसिमल नहीं लिए, यदि आगे के डेसिमल भी ले लेता तो वो tan थीटा की वैल्यू एग्जैक्ट 2 आती। ओके, ये स्लाइड देखिए, इसमें कैबिनेट ऑब्लिक प्रोजेक्शंस बने हुए हैं क्यूब के with receding lines at 30 degree, 45 degree and 60 degree to horizontal. ओके, ये वाला जो कैबिनेट ऑब्लिक प्रोजेक्शन है, इसमें एंगल ऑफ रिसीडिंग लाइंस विथ हॉरिजॉन्टल कितना है? 30 डिग्री है। ठीक है, अच्छा ये देख लीजिए ध्यान से रिसीडिंग लाइंस की लंबाई को। ये ट्रू लेंथ ऑफ लाइन है और रिसीडिंग लाइंस की जो लेंथ है वो कैबिनेट ऑब्लिक प्रोजेक्शन में ट्रू लेंथ की तो आधी है, पर फायदा ये है कि इसमें क्यूब जैसा दिख रहा है, इसमें देखने में क्यूब की सारी लाइनें बराबर लेंथ की दिख रही है, फीलिंग बराबर आ रही है। वो अलग बात है कि ये वाली लाइन इतनी लेंथ की है और ये वाली लाइन जो है हाफ द ट्रू लेंथ की है। मेजरमेंट की बात अलग है, पर जो फीलिंग आ रही है वो ये कि कैबिनेट ऑब्लिक प्रोजेक्शन में डिस्टॉर्शन बहुत कम हुआ है, लेस डिस्टॉर्शन। थोड़ा सा मैं कैबिनेट ऑब्लिक प्रोजेक्शन को और कैवेलियर ऑब्लिक प्रोजेक्शन को कंपेयर कर देता हूं, तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कैबिनेट ऑब्लिक प्रोजेक्शन और कैवेलियर ऑब्लिक प्रोजेक्शन का कॉन्सेप्ट। ये आपके क्यूब का ऑर्थोग्राफिक व्यू है, ये कैवेलियर ऑब्लिक प्रोजेक्शन ऑफ द क्यूब है। कैवेलियर ऑब्लिक प्रोजेक्शन में जो रिसीडिंग लाइंस है उनकी लंबाई ट्रू लेंथ के बराबर है। ये रिसीडिंग लाइनें हैं, ओके। और कैवेलियर ऑब्लिक प्रोजेक्शन में रिसीडिंग लाइंस की लंबाई ट्रू लेंथ के बराबर है। ये कैवेलियर ऑब्लिक प्रोजेक्शन बना हुआ है विथ रिसीडिंग लाइंस एट 45 डिग्री टू हॉरिजॉन्टल। अच्छा, यहाँ पे इधर जो बना है वो कैबिनेट ऑब्लिक प्रोजेक्शन बना है, और इसमें जो रिसीडिंग लाइंस की लेंथ है, देखिए क्यूब की एज की ट्रू लेंथ इतनी है, और जो रिसीडिंग लाइंस की लेंथ है वो आधी है ट्रू लेंथ की, है ना। जो रिसीडिंग लाइन की लेंथ है वो आधी है ट्रू लेंथ की। केवल ये फ्रंट फेस ट्रू लेंथ का दिख रहा है, ओके। तो अच्छा, एक सवाल आपसे पूछूं, ये क्यूब का एक पिक्टोरियल डायग्राम है, ये क्यूब का एक पिक्टोरियल डायग्राम है, कौन सा वाला डायग्राम आपको क्यूब जैसा दिख रहा है? आप कहेंगे ये वाला डायग्राम, कैबिनेट ऑब्लिक प्रोजेक्शन वाला डायग्राम क्यूब जैसा दिख रहा है, और ये वाला डायग्राम तो लेंथन्ड दिख रहा है, एक स्क्वायर प्रिज्म जैसा दिख रहा है। इसमें डिस्टॉर्शन ज्यादा है, हाई डिस्टॉर्शन, ठीक है। तो
ये कैबिनेट ऑब्लिक प्रोजेक्शन आपके अच्छे से समझ आ गया। एक बात और ऑब्लिक प्रोजेक्शन की आपके सामने लाना चाह रहा हूं मैं, थोड़ा सा गौर से देखिएगा, बड़ा स्पेशल फीचर है। जब आप इस क्यूब का ऑब्लिक प्रोजेक्शन लेते हैं इस प्लेन पर, तो आपका ये जो फेस है ABCD, जिस पर कि सर्कुलर होल बना हुआ है, उसको आपने पैरेलल टू प्रोजेक्शन प्लेन रखा है, ठीक है, और आप ऐसे ऑब्लिक देख रहे हैं, ठीक है, यू आर लुकिंग फ्रॉम दिस डायरेक्शन ऑब्लिक टू द प्रोजेक्शन प्लेन। तो देखने में ऑब्जर्वर को ये सर्कल सर्कल नहीं दिखेगा, इलिप्स दिखेगा, पर जब ऑब्लिक प्रोजेक्शन ले गया आप, मतलब इसके कॉर्नर पॉइंट से ऑब्लिक प्रोजेक्टर्स ड्रॉप करेंगे प्रोजेक्शन प्लेन पे, और प्रोजेक्टर और प्रोजेक्शन प्लेन के इंटरसेक्शन पॉइंट्स को प्रॉपर सीक्वेंस में जोड़ेंगे, तो ये जो फेस है पैरेलल टू प्रोजेक्शन प्लेन, ये ट्रू शेप एंड साइज का दिखेगा आपको। इधर देखिए ध्यान से, ये कैवेलियर ऑब्लिक प्रोजेक्शन है। जो फेस ABCD है, ABCDA, ये ट्रू शेप एंड साइज का है कि नहीं? ये एंगल एग्जैक्ट 90 है कि नहीं? ये देखिए, दिस इज एग्जैक्ट 90। ये सर्कल है कि इलिप्स है? इट इज प्योर सर्कल। ये देखिए कैबिनेट ऑब्लिक प्रोजेक्शन, ये ABCD फेस 3D में प्रोजेक्शन प्लेन के पैरेलल है, और इसका जो ऑब्लिक प्रोजेक्शन आया है वो ट्रू शेप एंड साइज का आया। ये प्योर स्क्वायर है, आप यदि प्रोटेक्टर से भी मेजर करेंगे तो ये एंगल 90 डिग्री आएंगे, और ये प्योर सर्कल है। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ऑब्लिक प्रोजेक्शन का, कि प्रोजेक्शन ऑफ फेस पैरेलल टू प्रोजेक्शन प्लेन is of true shape and size in oblique projection, though if observer looks in the direction of oblique projectors, this plane will not appear to be of true shape and size. Okay, तो ये क्वेश्चन तो आपका सॉल्व हो गया है, थोड़ा एक्स्ट्रा भी मैंने बता दिया है आपको। अब अगले क्वेश्चन पर मैं चलता हूं। ये EAC 2021 में पूछा गया था क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन? क्या है? ऑब्लिक ड्राइंग हैज फॉलोइंग एडवांटेज ओवर आइसोमेट्रिक ड्राइंग, है ना। आइसोमेट्रिक ड्राइंग की कंपैरिजन में ऑब्लिक ड्राइंग का एडवांटेज क्या है? देखिए, बहुत सारी प्रोजेक्शन मेथड्स है, हर प्रोजेक्शन मेथड के कुछ एडवांटेजेस है, कुछ डिसएडवांटेजेस है। जब हमें जिस एडवांटेज की ज़रूरत होती है उसके हिसाब से वो वाली प्रोजेक्शन मेथड हम सिलेक्ट करते हैं। तो इन्होंने पूछा है कि आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन की कंपैरिजन में ऑब्लिक प्रोजेक्शन का क्या एडवांटेज है, और 4 ऑप्शन दिए। डिस्टॉर्शन कैन बी इंक्रीज्ड बाय फोर शॉर्टनिंग मेजरमेंट्स अलोंग रिसीडिंग एक्सिस, अ ग्रेटर चॉइस इज परमिटेड इन ऑर्थोग्राफिक टॉप व्यू, circular or irregular outlines on the front face show in their true shape. This is correct, and oblique drawing is less flexible. तो आंसर इसका C है। मैं सिस्टमेटिकली स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको। पहले टर्म्स कौन सी है? ऑब्लिक तो आप बहुत अच्छे से समझने लग गए, उसे समझाने की जरूरत नहीं है। आइसोमेट्रिक थोड़ा सा मैं पहले आपको रिवाइज कर देता हूँ। व्हाट इज आइसोमेट्रिक ड्राइंग? क्योंकि ऑब्लिक और आइसोमेट्रिक को आपको कंपेयर करना है, तो आइसोमेट्रिक रिकॉल करवा रहा हूँ आपको। मैं डिफाइन कर रहा हूँ आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन ऑफ ए सॉलिड। जब हम सॉलिड को इस प्रकार से पोजीशन करते हैं कि उसका एक्स एक्सिस, उसका वाई एक्सिस
और उसका जेड एक्सिस प्रोजेक्शन प्लेन से इक्वली इंक्लाइंड हो तो सॉलिड का जो प्रोजेक्शन आता है प्रोजेक्शन प्लेन पर वो कहलाता है आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन ऑफ द सॉलिड। देखिए पहले ये मॉडल से समझाता हूं मैं आपको। ये मेरे हाथ में ब्लू कलर का क्यूब दिख रहा है, ठीक है। दिस इज एक्स एक्सिस ऑफ द क्यूब, दिस इज जेड एक्सिस ऑफ द क्यूब एंड दिस इज वाई एक्सिस ऑफ द क्यूब। अभी एक्स एक्सिस बोर्ड के पैरेलल है और वाई एक्सिस बोर्ड के पैरेलल है और जेड एक्सिस बोर्ड के परपेंडिकुलर है। अब हम इस क्यूब को कैसे रखेंगे? हम इस क्यूब को ऐसे रखेंगे कि इस क्यूब का एक्स एक्सिस बोर्ड से इंक्लाइंड हो जाए, वाई एक्सिस बोर्ड से इंक्लाइंड हो जाए और जेड एक्सिस बोर्ड से इंक्लाइंड हो जाए और तीनों एंगल्स बराबर बराबर हो तो फिर आपको इस क्यूब का जो प्रोजेक्शन मिलता है, इस क्यूब का जो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन मिलता है प्रोजेक्शन प्लेन पे, वो कहलाता है आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन ऑफ द क्यूब। और वो कुछ इस प्रकार का मिलेगा आपको, समवॉट लाइक दिस। यदि आप प्रोटेक्टर से मेजर करेंगे तो ये एंगल 120 डिग्री आएगा, दो दे आर गिविंग यू फीलिंग ऑफ 90 डिग्री। ओके, तो आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन के कॉन्सेप्ट को मैं आपको एक बार और समझा रहा हूं इस 3D डायग्राम की हेल्प से। ये क्यूब है आपका ABCD, ये वाला स्क्वायर, नीचे वाला स्क्वायर A1 B1 C1 D1। ओके, ये क्यूब का एक्स एक्सिस है, ठीक है। ये क्यूब का वाई एक्सिस है, ठीक है। और ये क्यूब का कौन सा एक्सिस है? जेड एक्सिस है, ठीक है। और प्रोजेक्शन प्लेन कहाँ है? दिस इज योर प्रोजेक्शन प्लेन। और आप गौर से देखिए इस क्यूब को कैसे रखा गया है। इस क्यूब को इस तरीके से रखा गया है कि इसके एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, तीनों एक्सिस प्रोजेक्शन प्लेन से बराबर इंक्लाइंड है। ये एक्स एक्सिस कितना इंक्लाइंड है प्रोजेक्शन प्लेन से? 35.26 डिग्री। ये वाई एक्सिस कितना इंक्लाइंड है प्रोजेक्शन प्लेन से? ये रहा वाई एक्सिस और ये प्रोजेक्शन प्लेन का एक्सटेंशन। और वाई एक्सिस कितना इंक्लाइन है प्रोजेक्शन प्लेन से? 35.26 डिग्री। और ये रहा जेड एक्सिस और ये रहा प्रोजेक्शन प्लेन का एक्सटेंशन। ये कितना इंक्लाइन है जेड एक्सिस प्रोजेक्शन प्लेन से? 35.26 डिग्री। तो इस क्यूब का जो प्रोजेक्शन मिलेगा आपको इस प्रोजेक्शन प्लेन पर, वो आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन कहलाएगा। देखिए मैं थोड़ा सा इसको मॉडल को मोशन देता हूं तो आपको आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होगा। ये क्यूब का एक्स एक्सिस है, कितना इंक्लाइंड है प्रोजेक्शन प्लेन से? 35.26 डिग्री। ये क्यूब का जेड एक्सिस है, कितना इंक्लाइन है प्रोजेक्शन प्लेन से? 35.26 डिग्री। ये क्यूब का वाई एक्सिस है, कितना इंक्लाइन है प्रोजेक्शन प्लेन से? 35.26 डिग्री। और ये आपने क्यूब के कॉर्नर पॉइंट से प्रोजेक्टर्स ड्रॉप करे हैं परपेंडिकुलर टू प्रोजेक्शन प्लेन। और ये क्यूब का जो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन मिला है इसी को हम कहते हैं आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन ऑफ द क्यूब, ठीक है। थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट और मैं आपको दे देता हूं, कॉन्सेप्ट ऑफ आइसोमेट्रिक एक्स एक्सिस एंड कॉन्सेप्ट ऑफ आइसोमेट्रिक लेंथ, क्योंकि उसकी जरूरत पड़ेगी हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। देखिए आइसोमेट्रिक एक्स एक्सिस क्या होता है? यह है एक्स एक्सिस ऑफ द क्यूब और ये एक्स एक्सिस का जो फ्रंट व्यू आया है,
एक्स एक्सिस का जो प्रोजेक्शन आया है प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन पे, दिस इज कॉल्ड आइसोमेट्रिक एक्स एक्सिस। ओके, ये है 3D में जेड एक्सिस ऑफ द क्यूब, और ये जेड एक्सिस AD का जो प्रोजेक्शन आया है ये वाला, दिस इज कॉल्ड आइसोमेट्रिक जेड एक्सिस। ठीक है, अच्छा, आइसोमेट्रिक एक्सिस की लेंथ कितनी होगी कंपेयर टू द ट्रू लेंथ? इधर देखिए मॉडल में, ये क्या है, ट्रू लेंथ ऑफ लाइन ए बी, और ये क्या है, आइसोमेट्रिक लेंथ ऑफ लाइन ए बी। तो आइसोमेट्रिक लेंथ और ट्रू लेंथ में कनेक्शन क्या रहता है? इधर देखिए, आप ध्यान से देखिए, ये राइट एंगल ट्रायंगल आप फील कर पा रहे हैं, ये इसकी हाइपोटेनस है, ये इसका बेस है, और हाइपोटेनस कॉस थीटा इज बेस। मतलब ट्रू लेंथ इंटू कॉस ऑफ 35.26 डिग्री इज इक्वल टू आइसोमेट्रिक लेंथ। और कॉस 35.26 डिग्री कितना आ रहा है मैं कैलकुलेट करके दिखाता हूं आपको। ये आ गया आपका कैलकुलेटर, 35.26 कॉस चाहिए, ये कितना आ रहा है, 0.8165। ओके, तो आप लिख सकते हैं आइसोमेट्रिक लेंथ इज इक्वल टू 0.8165 इंटू ट्रू लेंथ। आइसोमेट्रिक लेंथ जो है ट्रू लेंथ की 0.8165 टाइम्स होती है, या ऐसे भी लिख सकते हैं आप, आइसोमेट्रिक लेंथ इज इक्वल टू √2 बाय √3 इंटू ट्रू लेंथ। ठीक है, तो हम अब अपने क्वेश्चन पर चलते हैं। आइसोमेट्रिक वर्ड हमने अच्छे से समझ लिया, डेफिनेशन भी समझ ली, और ये भी समझ लिया कि आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में आइसोमेट्रिक लेंथ इज लेस देन ट्रू लेंथ। अब इसके ऑप्शंस देखते हैं। ऑब्लिक ड्राइंग हैज फॉलोइंग एडवांटेज ओवर आइसोमेट्रिक ड्राइंग। ऑब्लिक ड्राइंग का आइसोमेट्रिक ड्राइंग की कंपैरिजन में क्या फायदा है? पहला ये लिखा, डिस्टॉर्शन कैन बी इंक्रीज्ड बाय फोर शॉर्टनिंग मेजरमेंट अलोंग रिसीडिंग एक्सिस। ये तो गलत है, आप बहुत अच्छे से समझ चुके हैं कैवेलियर ऑब्लिक प्रोजेक्शन और कैबिनेट ऑब्लिक प्रोजेक्शन, और आपने देखा है कि कैबिनेट ऑब्लिक प्रोजेक्शन में जब रिसीडिंग लाइंस को हाफ ट्रू लेंथ बनाया था तो डिस्टॉर्शन कम हुआ था। मैं एक बार वो स्लाइड ला रहा हूं आपके सामने, कैवेलियर और कैबिनेट ऑब्लिक प्रोजेक्शन की। ठीक है, ये कैवेलियर ऑब्लिक प्रोजेक्शन है, ये कैबिनेट ऑब्लिक प्रोजेक्शन है, और कौन सा वाला आपको क्यूब दिख रहा है, ये वाला या ये वाला? डेफिनेटली ये वाला क्यूब दिख रहा है, और ये वाला तो स्क्वायर प्रिज्म जैसा दिख रहा है। ओके, मतलब इसमें जो है ये क्यूब की जो ऑब्लिक ड्राइंग है इसमें हाई डिस्टॉर्शन है, और उस डिस्टॉर्शन का कारण क्या है? उस डिस्टॉर्शन का कारण यह है कि कैवेलियर ऑब्लिक प्रोजेक्शन में रिसीडिंग लाइंस को ट्रू लेंथ का रखा है,
तो हाई डिस्टॉर्शन आया है, और कैबिनेट ऑब्लिक प्रोजेक्शन में रिसीडिंग लाइंस को आधी लेंथ का कर दिया तो कम डिस्टॉर्शन आया। तो कॉन्सेप्ट क्या बना है कि रिसीडिंग लाइंस को फोरशॉर्टन करने से डिस्टॉर्शन जो है वो क्या होता है, कम होता है। ठीक है, तो यहां बोला है कि फोरशॉर्टन करने से डिस्टॉर्शन बढ़ता है, तो ये तो 100% गलत है। अच्छा, तीसरा पॉइंट क्या है, सर्क्यूलर और इरेगुलर आउटलाइंस ऑन द फ्रंट फेस शो इन देयर ट्रू शेप। ये ऑब्लिक प्रोजेक्शन का एडवांटेज है आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में। ऑब्लिक प्रोजेक्शन आपने देखा है, पिछले क्वेश्चन में भी देखा है, ये कैवेलियर ऑब्लिक प्रोजेक्शन और ये कैबिनेट ऑब्लिक प्रोजेक्शन। तो ये जो फेस है ए बी सी डी विच इज पैरेलल टू प्रोजेक्शन प्लेन, इसका ट्रू शेप दिख रहा है। ये जो फेस है ए बी सी डी पैरेलल टू प्रोजेक्शन प्लेन, इसका ट्रू शेप दिख रहा है। और मैं ऑब्लिक प्रोजेक्शन का बेसिक डायग्राम ला रहा हूं, ये वाला देखिए, ये जो फेस है ए बी सी डी पैरेलल टू प्रोजेक्शन प्लेन, इसका ट्रू शेप इसका जो ऑब्लिक प्रोजेक्शन है वो ट्रू शेप रहता है। फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, यदि ऑब्जर्वर ऑब्लिक प्रोजेक्टर्स के डायरेक्शन में देखेगा तो ये डिस्टॉर्टेड दिखेगा ए बी सी डी, पर ऑब्लिक प्रोजेक्शन होता क्या है, ऑब्लिक देखने में ऑब्जेक्ट जैसा दिखे वो ऑब्लिक प्रोजेक्शन नहीं होता है। ऑब्लिक प्रोजेक्शन क्या होता है, ऑब्जेक्ट के कॉर्नर पॉइंट से ऑब्लिक प्रोजेक्टर्स ड्रॉप किए, वो प्रोजेक्टर इंटरसेक्ट हुए प्रोजेक्शन प्लेन से सर्टेन पॉइंट्स में, प्रोजेक्टर और प्रोजेक्शन प्लेन के इंटरसेक्शन पॉइंट को ज्वाइन किया प्रॉपर सीक्वेंस में, तो दैट इज द ऑब्लिक प्रोजेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ओके, तो ऑब्लिक प्रोजेक्शन में जो फेस पैरेलल टू प्रोजेक्शन प्लेन रहता है उसका ट्रू शेप एंड साइज दिखता है। ठीक है, तो दिस इज करेक्ट। और जो सर्कल है वो सर्कल दिखता है, या कोई इरेगुलर कर्व है तो वो जैसा है वैसा का वैसा ही दिखेगा। ठीक है, अब अगला पॉइंट, ऑब्लिक ड्राइंग इज ऑफन लेस फ्लेक्सिबल। ये तो गलत है, ऑब्लिक ड्राइंग मोर फ्लेक्सिबल है कंपेयर टू आइसोमेट्रिक ड्राइंग। देखिए, ऑब्लिक ड्राइंग में करना क्या है आपको, जैसे क्यूब की ऑब्लिक ड्राइंग बना रहे हैं तो इट इज सो सिंपल, एक तो सेम ही है ना, क्यूब की मैं ऑब्लिक ड्राइंग बना रहा हूं, तो जो क्यूब का फेस पैरेलल टू प्रोजेक्शन प्लेन है वो तो सेम ट्रू शेप का बनाना, उसको बनाने में मेहनत ही नहीं है। और फिर यदि कैबिनेट ऑब्लिक प्रोजेक्शन बना रहा हूं तो रिसीडिंग लाइंस को मैं हाफ द ट्रू लेंथ का बना दूंगा। ठीक है, तो ये आपका क्यूब का ऑब्लिक प्रोजेक्शन बन गया, और सर्कल भी ऐसा कैसा बन जाएगा। तो ऑब्लिक प्रोजेक्शन तो जल्दी बनता है, फटाफट बनता है। वहीं पर यदि आपको आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन बनाना है क्यूब का तो आपको टाइम लगेगा, यू विल रिक्वायर टाइम। ये देखिए, अपना ये मॉडल है और इसका यदि आइसोमेट्रिक बनाना है, ये अपना मॉडल है क्यूब विद सिलिंड्रिकल होल, ये आइसोमेट्रिक के हिसाब से रखा हुआ है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस इक्वली इंक्लाइंड है। मैं इस वीडियो को प्ले कर देता हूं
ये वीडियो प्ले करा मैंने और ये आपका क्यूब ऐसे रखा है कि एक्स वाई जेड इक्वली इंक्लाइंड है और ये इसका आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन है यहाँ पर। तो इसको यदि आपको बनाना है तो टाइम लगेगा, क्योंकि पहली बात तो ये सर्कल सर्कल नहीं है, ये इलिप्स है। तो ये ऐसे ही थोड़ी बन जाएगा, या इलिप्स बनाने की जो स्पेशल मेथड्स है, फोर सेंटर मेथड या ऑफसेट मेथड, उनकी सहायता से बनेगा। तो इट विल कंज्यूम टाइम। फिर ये जो लेंथ है ये भी ट्रू लेंथ की नहीं है, ये रिड्यूस्ड है लेंथ, तो इनको भी रिड्यूस करने में टाइम लगेगा। ठीक है, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन बनाना एक टाइम कंज्यूमिंग काम है, क्योंकि आपको आइसोमेट्रिक एक्स एक्सिस, आइसोमेट्रिक वाई एक्सिस और आइसोमेट्रिक जेड एक्सिस के अलॉन्ग डिस्टेंसेस रिड्यूस करना पड़ता है बाय अ फैक्टर ऑफ √2/3 या 0.8165। और फिर जो सर्कल्स है वो भी इलिप्टिकल दिखने लगते हैं, तो आप उनको सीधे प्रकार से नहीं बना सकते सिंगल स्ट्रोक में, आपको स्पेशल मेथड से बनाना पड़ेगा, फोर सेंटर मेथड से बनाना पड़ेगा या ऑफसेट मेथड से बनाना पड़ेगा। ओके, तो ये वाला ऑप्शन ऑब्लिक ड्राइंग लेस फ्लेक्सिबल भी गलत है। इनफैक्ट ऑब्लिक ड्राइंग इज मोर फ्लेक्सिबल। ऑब्लिक ड्राइंग जल्दी बनती है आइसोमेट्रिक ड्राइंग के कंपैरिजन में, और यही ऑब्लिक ड्राइंग का एडवांटेज है कंपेयर टू आइसोमेट्रिक ड्राइंग। तो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज सी, सर्कुलर और इरेगुलर आउटलाइंस ऑन फ्रंट फेस शो इन देयर ट्रू शेप। और अब मैं अगले क्वेश्चन पे चल रहा हूं। आई मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? Which one of the following statement is correct about oblique projection? ये कई स्टेटमेंट दिए हैं oblique projection में, कौन सा स्टेटमेंट सही है? पहला है ऑब्जेक्ट इज ड्रॉन विथ रिड्यूस्ड डायमेंशंस 82%। भाई जो रिडक्शन है 82% का, वो तो आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन के केस में होता है। आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन के केस में आइसोमेट्रिक एक्स एक्सिस, आइसोमेट्रिक वाई एक्सिस और आइसोमेट्रिक जेड एक्सिस रिड्यूस होते हैं बाय अ फैक्टर ऑफ 0.8165, मतलब 81.65%, अप्रोक्सीमेटली 82%। ऑब्लिक प्रोजेक्शन की यदि आप बात करें तो ऑब्लिक प्रोजेक्शन में तो जो फेस पैरेलल टू प्रोजेक्शन प्लेन है वो तो ट्रू लेंथ का ही रहता है, और जो रिसीडिंग लाइंस है वो कैवेलियर ऑब्लिक प्रोजेक्शन में ट्रू लेंथ की रहती है और कैबिनेट ऑब्लिक प्रोजेक्शन में हाफ ट्रू लेंथ की हो जाती है। तो ये जो है ऑब्लिक प्रोजेक्शन में ऑब्जेक्ट इज ड्रॉन विथ रिड्यूस्ड डायमेंशन, ये गलत है, दिस इज रॉन्ग। दूसरा ऑप्शन क्या है? ऑल द फेसेस ऑफ ऑब्जेक्ट आर डिस्टॉर्टेड इन शेप एंड साइज, ये भी गलत है। आपने देखा कि ऑब्लिक प्रोजेक्शन में क्यूब का जो फेस प्रोजेक्शन प्लेन के पैरेलल था वो तो डिस्टॉर्ट हुआ ही नहीं था, वो तो ट्रू शेप एंड साइज का था, है ना। ये जो फेस है ABCD कैवेलियर ऑब्लिक प्रोजेक्शन में कहाँ डिस्टॉर्ट हुआ है? ये जो फेस है ABCD कैबिनेट ऑब्लिक प्रोजेक्शन में कहाँ डिस्टॉर्ट हुआ है? सिर्फ जो फेस परपेंडिकुलर टू प्रोजेक्शन प्लेन थे वो ही डिस्टॉर्ट हुए हैं ऑब्लिक प्रोजेक्शन में। जैसे ये वाला फेस है ABB1A1A, ये परपेंडिकुलर टू प्रोजेक्शन प्लेन है, तो ये यहाँ पे जो है डिस्टॉर्ट हुआ है। इसकी मैं आपको 2D ड्राइंग दिखाता हूं। ये देखिए, ये वाला फेस ABB1A1, ये डिस्टॉर्ट हुआ। यदि आप इस एंगल को मेजर करेंगे तो ये 90 डिग्री नहीं आएगा,
तो ये वाला फेस डिस्टॉर्ट हुआ है कैवेलियर ऑब्लिक प्रोजेक्शन में, ठीक है। तो ऑल फेसेस डिस्टॉर्टेड की बात तो गलत है। फेस पैरेलल टू प्रोजेक्शन प्लेन डू नॉट गेट डिस्टॉर्टेड इन ऑब्लिक प्रोजेक्शन। तीसरा क्या है, प्रोजेक्टर्स फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट आर पैरेलल टू ईच अदर एंड परपेंडिकुलर टू प्रोजेक्शन प्लेन इन ऑब्लिक प्रोजेक्शन। ये तो 100% गलत है। प्रोजेक्टर्स पैरेलल टू ईच अदर और परपेंडिकुलर टू प्रोजेक्शन प्लेन हो तो वो प्रोजेक्शन क्या कहलाता है, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन कहलाता है। ये देखिए, ये ए से प्रोजेक्टर गया ऐसा परपेंडिकुलर टू प्रोजेक्शन प्लेन, ये बी से प्रोजेक्टर गया ऐसा परपेंडिकुलर टू प्रोजेक्शन प्लेन। तो ये जो प्रोजेक्शन मिला है आपको, ये क्या कहला रहा है, ये कहला रहा है ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। ऑब्लिक प्रोजेक्शन, ऑब्लिक का मतलब ही है कि प्रोजेक्टर्स विल बी इंक्लाइंड टू प्रोजेक्शन प्लेन, ये है ऑब्लिक प्रोजेक्शन। और ऑब्लिक प्रोजेक्शन में ये जो प्रोजेक्टर है ये प्रोजेक्शन प्लेन से इंक्लाइंड होते हैं एट एंगल थीटा। तो आपका जो ये वाला ऑप्शन है कि इन ऑब्लिक प्रोजेक्शन प्रोजेक्टर्स फ्रॉम ऑब्जेक्ट आर पैरेलल टू ईच अदर एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पिक्चर या परपेंडिकुलर टू प्रोजेक्शन प्लेन, ये भी गलत है। ऐसा तो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में होता है। तो अब 3 गलत है तो चौथा वाला ही सही होगा। क्या है चौथा वाला, द फेसेस ऑफ ऑब्जेक्ट विच आर परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन विल बी डिस्टॉर्टेड इन शेप एंड साइज। ऑब्लिक प्रोजेक्शन में सॉलिड के जो फेस परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन होते हैं दे विल बी डिस्टॉर्टेड इन शेप एंड साइज। ये देखिए, ये वाला जो फेस है ए बी B1 A1, ये परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन है। तो इसका जो ऑब्लिक प्रोजेक्शन मिलेगा वो डिस्टॉर्टेड ऑब्लिक प्रोजेक्शन होगा। मैं आपको 2D ड्राइंग में दिखा रहा हूं। ये ए बी B1 A1 जो है, ये ए बी B1 A1 जो है इसका प्रोजेक्शन डिस्टॉर्टेड है और ये ABCDE ट्रू शेप एंड साइज का है, ठीक है। तो ये 4th वाला ऑप्शन आपका सही है। ऑब्लिक प्रोजेक्शन में जो प्लेन्स सॉलिड के परपेंडिकुलर टू प्रोजेक्शन प्लेन होते वो डिस्टॉर्ट होते और जो प्लेन्स पैरेलल टू प्रोजेक्शन प्लेन होते वो डिस्टॉर्ट नहीं होते हैं, ठीक है। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग द video. Thank you.